जुलाई 2022 से इंडियन गवर्नमेंट ने FMCG प्रोडक्ट्स यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन्स की प्लास्टिक बनाने के कॉन्सेप्ट का बेस तैयार किया। नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में आने वाले 19 आइटम्स को बैन कर दिया। इनमें ईयरबड्स में यूज होने वाली स्टिक से लेकर प्लास्टिक के कप्स, ग्लास, प्लेट्स जैसे 19 आइटम शामिल हैं। अभी इस बैन से FMCG प्रोडक्ट्स यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को दूर रखा गया है। हालांकि इंडिया पहला देश नहीं है जिसने इस प्रकार का बैन लगाया है। इंडिया से पहले 37 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्लास्टिक के यूज को कम्प्लीटली बैन कर दिया है एंड मोर देन 100 ऐसी कंट्रीज हैं जो फेज्ड मैनर में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक के यूज को बैन कर रही हैं। बांग्लादेश ने 2002 में थिन प्लास्टिक बैग के यूज को बैन कर दिया। सिमिलरली न्यूजीलैंड ने 2019 में प्लास्टिक बैग के यूज को बैन कर दिया और हमारा नाइबर चाइना भी 2020 से फेज्ड मैनर में प्लास्टिक बैग के यूज को बैन कर रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है कि नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो वर्ल्ड की भी सभी कंट्रियां प्लास्टिक के यूज को बैन कर रही हैं? तो आज के वीडियो में हम उन रीजंस को एनालिसिस करेंगे, लेकिन बिफोर इसके हम पहले ये जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होती हैं। प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है। ये हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोकेमिकल्स यानी कि फॉसिल फ्यूल की प्रोसेसिंग से प्राप्त होते हैं और लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं जिसको पॉलीमर्स कहते हैं। अब जैसा कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है वो बता के नहीं आती है, तो सिमिलरली प्लास्टिक का जो खोज हुई थी वो भी बहुत ही एक्सीडेंटली हुई थी। 1846 में जर्मन केमिस्ट क्रिश्चियन स्कॉबिन अपनी किचन में थे। तभी उनकी किचन में नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर फर्श पे गिर दिया। उन्होंने सिंपल सा एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उसको साफ करके उस कपड़े के टुकड़े को गैस के बर्नर पर रख दिया, जिससे वो कपड़े का टुकड़ा तो जल गया, लेकिन बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचा उसने प्लास्टिक बनाने के कॉन्सेप्ट का बेस तैयार किया। यदि हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एज पर फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लास्टिक 2 टाइप्स की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हीट देने पे यानी कि गर्म करने पर आसानी से सॉफ्ट हो जाती है और इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, जैसे नायलॉन, PVC, पॉलीथीन, ये कॉमन एग्जांपल है। सिमिलरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर आसानी से सॉफ्ट नहीं होती है, इसको किसी भी शेप में इजीली ढाला नहीं जा सकता है। कॉमन एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन। प्लास्टिक प्रॉब्लम्स विद थ्रो अवे कल्चर का एक बर्निंग एग्जांपल है। हम ह्यूमन बींग्स की एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम कन्वीनियंस के लिए क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक इसका ऐसा उदाहरण है। सिंगल यूज प्लास्टिक का अधिक से अधिक यूज करना हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा मटेरियल एक्युमुलेट करना है जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 से अब तक 8.3 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक प्रोड्यूस की जा चुकी है। 300 मीट्रिक टन प्लास्टिक एवरी ईयर प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें से हाफ यानी कि 150 मीट्रिक टन सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। यदि हम अपने देश इंडिया की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल 2.4 लाख टन प्लास्टिक प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि 26,000 टन पर डे। हमारे देश का हर नागरिक हर साल मिनिमम 18 ग्राम प्लास्टिक तो प्रोड्यूस करता ही करता है। इस प्लास्टिक का ओनली 60% पार्ट ही रिकलेक्ट एंड रीयूज किया जाता है, रेस्ट ऑल पार्ट हमारे एनवायरनमेंट हमारे साथ बना रहता है। हम सभी लोगों ने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो प्लास्टिक से ऊपर तक भरे रहते हैं। नॉट ओनली छोटे शहर, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई में भी गार्बेज के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं और इन टीलों में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ही होता है। प्लास्टिक वेस्ट का 90% पोर्शन
नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से नष्ट नहीं किया जा सकता है और ये हमारे वाटर रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हमारे एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दो फैक्टर से मिलकर बना होता है। लिविंग फैक्टर्स के अंतर्गत इंसानों से लेकर एनिमल्स और प्लांट्स सभी आते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स में हमारे वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, एयर, सनलाइट आदि नॉन लिविंग फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि यदि एक कैटेगरी के फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और निगेटिव साइड से इम्पैक्ट करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में जब मिक्स होती है तो ये आसानी से हीट और वाटर के एक्शन से ब्रेक नहीं होती है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में लॉन्ग पीरियड टाइम में जाके चेंज हो जाती है। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े माइक्रोस्कोपिक वेस्ट कहलाते हैं और इनका आकार 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होती हैं जो बाय डिजाइन इतनी छोटी होती हैं जिनको हम माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में रख सकते हैं। जब ये माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक के टुकड़े हमारे एनवायरनमेंट में वाटर रिसोर्सेज में जाकर मिक्स होते हैं और इनका यूज एनिमल्स करते हैं तो ये एनिमल्स के स्टोमक में जाकर इकट्ठा होते रहते हैं जिससे वह उनके ऑर्गन्स फेलियर का कारण बनते हैं। जब हम ह्यूमन बींग्स इस माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक और इसको बनाने में यूज होने वाले केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इन सब का सबसे ज्यादा हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये सभी एंडोक्राइन डिसरप्टर होते हैं और इनकी वजह से ह्यूमन बींग्स में हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक इनफर्टिलिटी एंड कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। यूएस एनवायरनमेंट एजेंसी ने पाया कि प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होने वाला केमिकल पैथेलेट DEHP एक इमिनेंट कैंसरकारी एजेंट है। सिंगल यूज प्लास्टिक से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला सोर्स हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं। हमारे गली मोहल्लों में जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो प्लास्टिक से भरे रहते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक इन ड्रेनेज सिस्टम से होती हुई हमारे रिवर सिस्टम में मिक्स हो जाती है जो कि फाइनली हमारे ओशन वाटर में जाकर मिक्स होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का 93% वेस्ट 10 बड़ी नदियों से होकर ओशन तक पहुंचता है और इनमें से वे देश ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जहां पर प्लास्टिक के रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और या तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्लास्टिक यूज को कंट्रोल करने पे वो या तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं या तो अभी बनाए ही नहीं गए हैं, जिसकी वजह से इन देशों से प्लास्टिक वेस्ट सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज तक पहुंचता है। इन सभी देशों में एशियन कंट्रीज का बहुत ही प्रमुख स्थान है जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 के पहले बहुत बार प्लास्टिक को बैन करना चाहा है, लेकिन प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे आइटम की पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज होता है। लेकिन हम सभी इंडियंस की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्लास्टिक के यूज को कम करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं बट अवेयरनेस ना होने की वजह से प्लास्टिक वेस्ट यानी कि रैपर्स और प्लास्टिक आइटम्स को कहीं पर भी फेंक देते हैं जिससे वो हमारे एनवायरनमेंट में इजीली मिक्स हो जाते हैं और वो पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों को बहुत अवेयर किया है। इसमें यूज होने वाला एक फेमस सॉन्ग गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने लोगों को डस्टबिन का यूज करना सिखाया है और स्पेशली बच्चों को। दूसरा सजेशन है रिसाइकलिंग एंड रीप्रोसेसिंग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने वर्ल्ड की 42 कंट्री के ओशियन कोस्टलाइन पे पाए जाने वाले प्लास्टिक पोल्यूशन का ऑडिट कराया और पाया कि मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन कोका कोला, पेप्सिको और नेस्ले प्रोडक्ट्स का है। कोका कोला ने एक रिपोर्ट में
खुद बताया कि वो हर साल 3 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब जब इन कंपनीज का प्लास्टिक पोल्यूशन में इतना ज़्यादा शेयर है तो इन कंपनीज को अपनी कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए और रिसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक के प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडाइज करना चाहिए। कंपनीज एक बहुत ही अच्छा सजेशन भी यूज कर सकती हैं कि वे अपने कस्टमर्स को कुछ इंसेंटिव्स दें, जिसमें कस्टमर्स पैकेजिंग मटेरियल को रिटर्न करके कुछ पैसे रिडीम कर सकते हैं। साथ ही कंपनीज अपने पैकेजिंग मटेरियल्स को इको फ्रेंडली मटेरियल से चेंज करें। हम इंडियंस बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स का यूज करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो इंपोर्टिंग कंट्रीज के साथ एक लीगल बाइंडिंग साइन करें, जिससे इंपोर्टिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट के यूज होने के बाद उसकी पैकेजिंग को कलेक्ट करेंगे और अपने देश में रिसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रभाव और उनसे बचने के बहुत सारे सजेशंस पे बात की। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले इंटरेस्टिंग इश्यूज पर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।